हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 7 है आफ्टर 20 इयर्स। तो इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हम कर रहे थे। 7.5 तक इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन 7.6 से। तो देखिए, इसमें जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ आपको अंडरलाइन फ्रेजेस गिवन है। अंडरलाइन फ्रेज के लिए आपको एक वर्ड प्रोवाइड करना है। यहाँ पर इसकी थ्योरी देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है। एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जैसे कि द प्रेसिडेंट प्लेस्ड अ रेथ ऑन ग्रेव ऑफ अननोन सोल्जर। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेव का क्या मीनिंग है? अ प्लेस वेयर समवन इज बरीड, यानी जहां किसी को दफनाया जाता है। कब्र, कब्र के लिए हम ग्रेव का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हो गया कि प्रेसिडेंट ने अननोन सोल्जर, कोई सिपाही है, अननोन सिपाही है, उसकी कब्र पर फूलमाला चढ़ाई। दूसरा सेंटेंस में अगेन ग्रेव वर्ड का यूज हुआ है, यहाँ पर भी। इसको रीड करते हैं। विद अ ग्रेव लुक मिस्टर बिरला टोल्ड हिज एम्प्लॉय यू मस्ट नेवर विसल वाइल वर्किंग। ग्रेव का यहाँ पर मीनिंग है सीरियस, यानी मिस्टर बिरला ने एक सीरियस लुक के साथ, यानी सीरियसनेस के साथ अपने एम्प्लॉय से क्या कहा कि तुम्हें कभी भी काम करते हुए सीटी नहीं बजानी चाहिए। पहले ग्रेव का मतलब था कब्र, और सेकंड वाले सेंटेंस में ग्रेव का मतलब है सीरियस। तो वर्ड सेम है लेकिन मीनिंग इनके डिफरेंट डिफरेंट है। तो सेम चीज आपको यहाँ पर एक्सरसाइज में करनी है। यहाँ पर दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनमें कुछ फ्रेज यूज हुए हैं, अंडरलाइन फ्रेज आपको मिलेगा। तो दोनों सेंटेंस में एक ही वर्ड आपको प्रोवाइड करना है। एक सेंटेंस में मीनिंग होगा, मीनिंग अलग होगा, और दूसरे सेंटेंस में जो मीनिंग है उस वर्ड का वो अलग होगा। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट का ए पार्ट में सेंटेंस है, यू हैव बीन एट द कंप्यूटर ऑल मॉर्निंग यू डिजर्व अ स्टॉप फॉर अ ब्रीफ पीरियड। मतलब कि तुम पूरी सुबह से कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, अब तुम्हें थोड़ा सा स्टॉप करना चाहिए, यानी ब्रेक लेना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रेक वर्ड हम लिख सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? ब्रेक, ब्रेक वर्ड आ सकता है। अब हम सेकंड वाले सेंटेंस में चेक करते हैं। थीव्स स्टील इनटू अ लॉक्ड हाउस इन एंड स्टील एवरीथिंग, यानी चोर जो थे, ताला लगा हुआ था जिस घर में, उसमें चोरी करने के लिए गए और सब कुछ चुरा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ब्रेक लगाओगे तो क्या हो जाएगा? थीव्स ब्रेक इन, थीव्स ब्रेक इन एंड स्टील एवरीथिंग। तो जो ब्रेक इन फ्रेज होता है उसका मतलब यही होता है किसी घर में चोरी के लिए घुसना, किसी भी जगह पर चोरी करने के इरादे से घुसना, उसको आप ब्रेक इन भी बोलते हैं। तो दोनों की जगह पर क्या आएगा? ब्रेक वर्ड यूज होगा। सेकंड में ए पार्ट है, द प्रपोजल और प्लान टू इंक्रीज कॉलेज फीस वॉज यूनैनिमसली रिजेक्टेड, यानी कि जो प्लान आया था कॉलेज की फीस इंक्रीज करने का, उसको सभी ने रिजेक्ट कर दिया। बी पार्ट है, द स्लो मूवमेंट ऑफ बुलक कार्ड लल्ड हिम टू स्लीप, यानी कि जो बुलक कार्ड धीरे धीरे मूव कर रही थी उससे उसको नींद आ गई। तो मूवमेंट के लिए दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? मोशन हो सकता है, मूवमेंट या मोशन लिख सकते हैं। इसी तरह प्रपोजल और प्लान के लिए भी दूसरा वर्ड मोशन हो सकता है। तो यहाँ पर इस फ्रेज को आप रिप्लेस कर सकते हैं, द मोशन टू इंक्रीज college fees was unanimously rejected and the slow motion of the bullock cart lulled him to sleep. A part है, she was leading person in movement against child labor, मतलब child labor का जो movement था, आंदोलन था, उसमें मेन पर्सन कौन थी? वह मेन पर्सन थी। B part, without looking at accounts we cannot say whether the company is running at loss. तो यहाँ पर पर्सन या अकाउंट्स के लिए हमें एक वर्ड देना है। सो वो वर्ड कौन सा हो सकता है? यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं फिगर। आप चेक कीजिए, शी वॉज अ लीडिंग फिगर इन द मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। फिगर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, किसी पर्सन के लिए आप फिगर भी लिख सकते हो। विदाउट लुकिंग एट दी, इसी तरह अकाउंट्स की जगह हम यहाँ पर फिगर्स लिख सकते हैं। विदाउट लुकिंग एट दी फिगर्स, यहाँ पर फिगर का मतलब हो जाएगा नंबर्स। विदाउट, क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है? नंबर्स ही होते हैं, पूरा कैलकुलेशंस होती हैं। तो विदाउट लुकिंग एट फिगर्स वी कैन नॉट से वेदर द कंपनी इज रनिंग एट अ लॉस। तो यहाँ पर पर्सन को और अकाउंट्स को हम रिप्लेस करेंगे फिगर से। द ऑडियंस बर्स्ट इनटू अनकंट्रोल्ड एक्साइटेड अप्लॉज, यानी कि जो ऑडियंस थी वो बहुत ज्यादा अप्लॉज करने लगी। अनकंट्रोल्ड था उनका जो अप्लॉज था, यानी तालियां बजाना, वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए
कि अनकंट्रोलेबली उन्होंने अप्लॉज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर अनकंट्रोल्ड एक्साइटेड को आपने रिप्लेस करना है एक वर्ड से। नेक्स्ट बी पार्ट में लायन हैव बीन लिविंग इन नेचुरल हैबिट कंडीशंस यूजुअली डू नॉट थ्राइव इन जूज। ठीक है, अब यहाँ इनकी जो नेचुरल कंडीशन है इसके लिए एक वर्ड देना है। लायंस कहाँ पे रहते हैं, नेचुरल कंडीशन उनकी क्या है, उसके लिए क्या वर्ड हो सकता है, ये आपको यहाँ पर सोचना है। आप पॉज करके भी थोड़ी देर वीडियो को अपना सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या वर्ड आना चाहिए दोनों कंडीशंस में, मतलब दोनों सेंटेंसेस में एक सेम वर्ड क्या आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, वर्ड होगा वाइल्ड। देखिए वाइल्ड फिट हो रहा है दोनों जगह। द ऑडियंस बर्स्ट इनटू वाइल्ड एप्लॉज। वाइल्ड यानी अनकंट्रोल्ड हो गया, उनका जो अप्लॉज था वो अनकंट्रोल था। तो अनकंट्रोल जो चीजें होती हैं वहां पर आप वाइल्ड वर्ड यूज कर सकते हैं। इसी तरह लायंस हैव बीन लिविंग इन वाइल्ड यूजुअली डू नॉट थ्राइव इन जूस। जो लायंस हैं वो वाइल्ड में ही रहते हैं यानी जंगल में ही रहते हैं। ठीक है, नेचुरल कंडीशंस को हम वाइल्ड भी यहाँ पर उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको क्लूज दिए हुए हैं। नीचे एक आपका ये क्रॉसवर्ड पजल है, इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्लूज दिए हुए हैं। इन्हीं वर्ड्स पर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। बी पार्ट में इन्हीं वर्ड्स पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है ना। तो पहले हम इस क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करेंगे एंड देन हम उसकी जो नीचे एक्सरसाइज गिवन है उसको कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ नंबर है अक्रॉस। अक्रॉस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में। फेट और व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर, है ना, उसके लिए आपको वर्ड बताना है। फिफ्थ यहाँ पे डी से स्टार्ट हो रहा है। फेट के लिए क्या वर्ड हो सकता है, फिफ्थ डी से। आप पॉज लेके सोच सकते हैं यहाँ पे क्या वर्ड आएगा। सो वर्ड इज डेस्टिनी, ये वर्ड होगा डेस्टिनी। नेक्स्ट है एन एग्जैगरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। सेवंथ में आ रहा है, तो सेवंथ का देखते हैं क्लू। सेवंथ में आ रहा है सेल्फ इम्पोर्टेंस के लिए वर्ड क्या हो सकता है, जो हमें थोड़ा अपना टेक्स्ट जो हमने पढ़ा है चैप्टर उसको भी ध्यान में रखना है। तो वहां से हमें वर्ड मिलता है इगोटिज्म। नंबर 10 समथिंग ऑफर्ड फॉर अ कंसीडरेशन और एक्सेप्टेंस। सो 10th नंबर में आ जाएगा आपका पी से स्टार्ट हो रहा है, प्रोपोजिशन। नेक्स्ट अ वाइड स्ट्रेट रोड स्पेशली वन विद ट्रीज ऑन ईदर साइड। ये वर्ड भी हमारा आया हुआ है टेक्स्ट में। फर्स्ट है तो फर्स्ट में आ जाएगा एवेन्यू, आपका चैप्टर में भी आया है ये वर्ड। नेक्स्ट है फर्म नॉट शेकिंग, यानी कि कोई भी चीज बिल्कुल स्टेबल रहती है, उसके लिए क्या वर्ड होगा। अब ये हम डाउनवर्ड्स हमने फिल करना है। फर्म के लिए दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, एस से देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो वो वर्ड क्या है, स्टीडी। नेक्स्ट है रेन इन वेरी स्मॉल ड्रॉप्स और वेरी लाइटली। तो ये है आपका नंबर 3। नंबर 3 में देखिए क्या है, डी से स्मॉल ड्रॉप्स वाली जो रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, ड्रिजल। ये भी वर्ड आया है आपका टेक्स्ट में, DRIZZLE। नंबर 4 रेस्टोरिंग और बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, सर्टेनिटी और सिक्योरिटी। तो 4th नंबर पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आर से स्टार्ट हो रहा है, डाउनवर्ड्स चेक करिए, आर से स्टार्ट हो रहा है वर्ड। ये भी हमारा आया है टेक्स्ट के अंदर ये वर्ड, रीएश्योरिंगली। नेक्स्ट है 6th अ पर्सन हु लुक्स ऑन एज एट एन स्पोर्ट्स इवेंट, यानी जो स्पोर्ट्स इवेंट को वॉच करने वाले लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं। 6 नंबर है स्पेक्टेटर्स, SPECTATORS, स्पेक्टेटर्स। नेक्स्ट है नंबर 8 इंडिकेटिव ऑफ गुड सेंस और रीजन। 8 इंडिकेटिव ऑफ गुड सेंस और रीजन, एस से ही वर्ड है तो सेंसिबल लग रहा है इसका, देखते ही लास्ट रह गया है। रेगुलरली और रिपीटेडली डूइंग और प्रैक्टिसिंग समथिंग और एक्टिंग इन सम मैनर, यानी रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसका वर्ड हमें देखना है। सो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए वर्ड हो जाएगा, यानी जो काम हमारा डेली का है, जो हमारी हैबिट का है, तो उसके लिए वर्ड हो जाएगा हैबिचुअल। तो ये आपकी क्रॉसवर्ड कंप्लीट हो गई। अब इन्हीं वर्ड्स पर बेस्ड आपके फिलअप्स हैं, यही वर्ड्स आपको फिलअप्स में डालने हैं। तो ये काफी इजी है, ट्राई कीजिए। वी वॉक डाउन डैश लाइन विद ट्रीज। तो अभी रोड के लिए हमने वर्ड पढ़ा एवेन्यू, तो वही आ जाएगा यहाँ पे, हम रोड पर ही चलते हैं ना। वी वॉक डाउन द एवेन्यू लाइन विद ट्रीज। ही ड्रैंक हिज डैश कप ऑफ कॉफी आफ्टर डिनर। अब ये उसकी हैबिट है, डिनर के बाद जो उसका हैबिचुअल एक्शन क्या है, यहाँ पे आप हैबिचुअल फिलअप कर सकते हैं। डिनर के बाद उसने अपना हैबिचुअल कॉफी का कप पिया। अराउंड 20,000 डैश केम टू वॉच द मैच। अभी हमने मैच देखने वालों के लिए अभी वर्ड पढ़ा है, क्या वर्ड था,
स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स फिल करेंगे। नेक्स्ट है मदर स्पोक टू मी डैश एंड सेड थिंग्स वुड टर्न आउट टू बी फॉर द बेस्ट। यहाँ पर क्या वर्ड आएगा? मदर हमें क्या करती है, हमें कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करती हैं। उसके लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा था अभी? रीएश्योरिंगली। तो मदर मुझसे कैसे बोली? रीएश्योरिंगली। उन्होंने मुझसे कहा कि थिंग्स सब बहुत अच्छी हो जाएंगी। उन्होंने मुझसे कैसे बात की? रीएश्योरिंगली मुझसे बात की, यानी मुझे इस बात को पक्का किया कि जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी होंगी। शी फेल्ट दैट इट वॉज हर डैश टू बी फेमस सिंगर समडे। तो क्या वर्ड आएगा यहाँ पर? डेस्टिनी। इट वॉज हर डेस्टिनी, यानी उसके भाग्य में ही था कि वो एक दिन फेमस सिंगर बनेगी। नेक्स्ट, हैविंग अचीव्ड फेम एंड सक्सेस ओनली फैंड हर डैश। क्या वर्ड आना चाहिए? जब किसी को फेम और सक्सेस मिल जाता है तो उसके अंदर क्या आ जाती है? ईगो आ जाती है। तो वर्ड क्या आएगा? इगोटिज्म, कि जो उसने फेम और सक्सेस अचीव की उससे केवल उसका इगोटिज्म बढ़ा है। आई थिंक द डैश थिंग टू डू नाउ वुड बी टू स्टॉप एंड आस्क फॉर डायरेक्शंस। डैश थिंग टू डू नाउ क्या होना चाहिए? वर्ड्स एक बार चेक कर लीजिए। सेंसिबल, सेंसिबल एक वर्ड हमने पढ़ा था इसमें, तो क्या हो जाएगा? आई थिंक द सेंसिबल थिंग टू डू नाउ वुड बी टू स्टॉप एंड आस्क फॉर डायरेक्शंस। हिज प्रोग्रेस एट स्कूल हैज बीन स्लो बट स्टीडी। स्लो एंड स्टीडी ये फ्रेज कई बार आता है। स्लो बट स्टीडी। हिज प्रोग्रेस वॉज, यानी स्कूल में भले ही उसकी प्रोग्रेस स्लो है लेकिन स्टीडी है, बिना रुके हुए वो प्रोग्रेस कर रहा है। आई लव वॉकिंग अबाउट व्हेन देयर इज अ लाइट ड्रिजल। ड्रिजल वर्ड भी आया था ना ऊपर, तो वो यहाँ पर आ सकता है कि मुझे हल्की हल्की बारिश में चलना अच्छा लगता है। He sent us an attractive business। अब एक वर्ड रह गया है जो हमने यूज नहीं किया है, दैट इज प्रोपोजिशन। उसने हमें अच्छा बिजनेस ऑफर भेजा है, कुछ ऑफर भेजा है। ठीक है, तो ये फिलअप्स हो गए कंप्लीट यहाँ पर। इसके बाद आपके टर्मिनल क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो टर्मिनल क्वेश्चंस करते हैं। क्रिएट कैरेक्टर प्रोफाइल्स फॉर बॉब एंड जिमी। डिस्क्राइब देयर फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मोटिवेशंस एंड हाउ दे चेंज ओवर द कोर्स ऑफ स्टोरी। हमें यहाँ पर उनका कैरेक्टर स्केचेस बनाने हैं बॉब और जिमी के, मतलब उनके बारे में बताना है। उसमें हमें क्या दिखाना है? उनकी अपीयरेंस कैसी है, उनकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चीजें हैं और कैसे वो इस स्टोरी में समय के साथ चेंज होते हैं, ये सब हमें डिस्कस करना है अपने आंसर में। तो आंसर फर्स्ट रीड करते हैं। जिमी वेल्स के बारे में पहले बता रहे हैं। जिमी वेल्स इज अ लॉयल, ड्यूटी बाउंड एंड ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, while Silky Bob is wealthy, loyal to a fault criminal with a smooth, outwardly respectable demeanor that masks his criminal life। तो बता रहे हैं कि जो जिमी वेल्स है वो अपनी बहुत ही लॉयल है, अपने ड्यूटी बाउंड है, यानी अपनी ड्यूटी के लिए पूरी तरह से लॉयल है और बहुत ही ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है। लेकिन जो बॉब है वो किस नाम से फेमस है? सिल्की बॉब के नाम से फेमस है। वेल्दी है और उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। बाहर देखने से वो क्या लगता है? बहुत ही रेस्पेक्टेबल, उसकी आउटवर्डली जो अपीयरेंस है बहुत ही रेस्पेक्टेबल लगती है, जो उसकी क्रिमिनल लाइफ को मास्क कर देती है, छिपा लेती है। तो अपीयरेंस कैसी है सिल्की बॉब की? क्या अपीयरेंस है? वो वेल ड्रेस्ड है, ओवरकोट पहनता है और उसके स्कार्फ पिन में डायमंड लगा हुआ है और उसकी आईब्रो के पास एक स्कार है। उसकी पर्सनैलिटी कैसी है बॉब की? कॉन्फिडेंट है, टॉकेटिव है, अपनी सक्सेस पे उसको घमंड है, प्राउड है, लेकिन वो अपने फ्रेंड के लिए लॉयल भी है। अब उसका क्या मोटिवेशन है? वो अपने पुराने फ्रेंड जिमी से मिलने के लिए आया है, 20 साल बाद उससे मिलने के लिए आया है। उसे अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर घमंड है। तो अब इस स्टोरी में चेंज क्या आता है? पहले तो उसको घमंड था और उम्मीद थी कि वो अपने फ्रेंड से मिलेगा, लेकिन एंड में क्या होता है? उसको अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो एक क्रिमिनल था और उसका पास्ट उसको घेर लेता है, यानी वो अपनी क्रिमिनल पास्ट की वजह से अरेस्ट हो जाता है। अब जिमी वेल्स के बारे में इसका स्केच देख लेते हैं। जिमी वेल्स क्या है? एक पुलिसमैन है। अपीयरेंस कैसी है उसकी? टॉल है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही शार्प है, वॉचफुल आई है उसकी, यानी बहुत ही वो सतर्क है हर चीज के लिए, हर चीज को प्रॉपरली चेक करके चलता है। ऑनेस्ट है, रेस्पॉन्सिबल है, लॉयल है ड्यूटी के लिए, लेकिन वो काइंड हार्टेड भी है। अब उसका मोटिवेशन क्या है? वॉन्ट्स टू अपहोल्ड द लॉ बट ऑल्सो केयर्स फॉर हिज ओल्ड फ्रेंड। अपनी जो ड्यूटी है लॉ के लिए पूरी तरह से वो डेडिकेटेड है,
किसी भी हालत में वो लॉ को तोड़ नहीं सकता है, भले ही वो उसका फ्रेंड क्यों ना हो, उसके लिए भी वो लॉ को नहीं छोड़ सकता, लेकिन फिर भी वो अपने पुराने दोस्त की केयर करता है। अब यहाँ पर चेंज क्या आता है, अब उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि वो अपनी फ्रेंडशिप और ड्यूटी में से किसको चुने, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को ही चुनता है, लेकिन वो बॉब को डायरेक्टली हर्ट नहीं करता, वो किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को भेजता है उसको अरेस्ट करने के लिए। तो ये थे दोनों के बारे में, दोनों की पर्सनैलिटी के बारे में ओवरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन एटमॉस्फेयर ऑफ स्टोरी आफ्टर 20 years, हाउ डज द राइटर क्रिएट्स द एटमॉस्फेयर। यानी कहना चाहिए कि एक तरह से इस स्टोरी का प्लॉट मतलब क्या है, बैकग्राउंड क्या है, किस तरह का एटमॉस्फेयर स्टोरी के अंदर दिखाया गया है। तो रीड करते हैं। हेनरीज आफ्टर 20 years, द atmosphere is filled with mystery, suspense, and quiet tension. The story takes place on a dark, silent street late at night, which immediately creates a sense of curiosity and expectation. The calm conversation between Bob and policeman adds to this mysterious mood as the reader wonders what the outcome of their meeting will be. The writer builds suspense slowly and keeps the atmosphere tense until the surprise ending. When Bob discovers that his old friend Jimmy has recognized him as a criminal, this twist not only shocks the reader but also adds the emotional depth as the atmosphere changes from hopeful reunion to betrayal and sadness. क्या बता रहे हैं आंसर में कि इस स्टोरी के अंदर एटमॉस्फेयर कैसा है, मिस्ट्री से भरा हुआ है, सस्पेंस भी है, टेंशन भी है। स्टोरी जो शुरू होती है कहाँ पर होती है, एक स्ट्रीट है, बहुत रात का समय है, करीब 10 बजे से पहले का समय है, अंधेरा है, बिल्कुल सुनसान इलाका है। ऐसे माहौल में एकदम से सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी और एक्सपेक्टेशन आ जाती है, यानी रीडर को लगता है कि अब आगे क्या होगा, इतनी ठंडी अंधेरी रात है, सुनसान रात है, इसमें क्या होने वाला है। फिर बॉब और पुलिसमैन के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उससे ये मिस्ट्री वाला मूड और भी इंक्रीज होता है रीडर का। वो सोचता है कि इस मीटिंग का क्या आउटकम होगा, इस मीटिंग से क्या रिजल्ट निकलेगा। और इसके बाद रीडर फर्दर सस्पेंस को बढ़ाता है जब उसकी बॉब की सरप्राइज मीटिंग होती है उसके पुराने दोस्त के साथ, जिमी के साथ उसकी मीटिंग होती है। लेकिन वहीं पर रीडर को शॉक लगता है जब बॉब को पता लगता है कि ये उसका फ्रेंड नहीं है, बल्कि उस फ्रेंड ने उसको धोखा दिया है ना। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है और उससे रीडर को शॉक भी लगता है और इससे स्टोरी के अंदर एक इमोशनल डेप्थ भी आती है। ठीक है, तो जो होपफुल रीयूनियन का लग रहा था कि दो फ्रेंड्स मिलेंगे, वो स्टोरी में क्या चेंज आ जाता है, एक सैडनेस आ जाती है, एक धोखा और दुख अंत में स्टोरी के अंदर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a short story, conflict provides crucial tension in any story and is used to drive the narrative forward. Conflict can be both external and internal. Comment on Jimmy's internal conflict. तो बेसिकली इसमें जो जिमी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी उसके अंदर जो द्वंद्व चलता है कि वो अपनी फ्रेंडशिप को देखे या अपनी ड्यूटी को पूरा करे या अपनी फ्रेंडशिप के साथ फ्रेंड के साथ लॉयल रहे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर था, तो उसके ऊपर हमें कमेंट करना है। सो आंसर रीड करते हैं। जिमीज, यहाँ से रीड कीजिए, जिमीज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज अ पुलिसमैन वर्सेस सेल्फ। पुलिसमैन और सेल्फ यानी कि जो उसकी फ्रेंडशिप है बॉब के साथ, तो उस फ्रेंडशिप का और पुलिसमैन का, जो जिमी के अंदर एक पुलिसमैन है उनका कॉन्फ्लिक्ट है, जिमी का कॉन्फ्लिक्ट। वेयर हिज ओन अपोजिंग डिजायर्स, बिलीव्स और इमोशंस create tension and drive his character development. This struggle creates emotional tension for Jimmy because he does not want to betray his friend, yet he cannot ignore his responsibility. In the end, he chooses duty over friendship, but his decision to send another police officer to arrest Bob shows his inner pain and humanity. So Jimmy के अंदर conflict है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड को गिरफ्तार नहीं कर पाता। तो उसके वो फ्रेंड के लिए उसके अंदर इमोशंस भी हैं, तो इस बात की उसके अंदर टेंशन रहती है। वो अपने फ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहता, बिट्रे नहीं करना चाहता, और लेकिन वो अपनी ड्यूटी को भी इग्नोर नहीं कर सकता, फ्रेंडशिप से ऊपर वो अपनी ड्यूटी को चूज करता है, ड्यूटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और वो दूसरे ऑफिसर को बॉब को अरेस्ट करने के लिए भेज देता है, लेकिन वो खुद उसको
अरेस्ट नहीं कर पाता, इससे उसका इनर पेन और ह्यूमैनिटी का पता चलता है कि वो अपने फ्रेंड के लिए केयर करता है, उसको डायरेक्टली पेन नहीं दे सकता, इस चीज को वो फील करता है। इस बात का पता इससे चलता है कि वो खुद गिरफ्तार ना करके एक दूसरे ऑफिसर को, बॉब को गिरफ्तार करने के लिए भेजता है। नेक्स्ट है एनालाइज द कंटेंट्स ऑफ द लेटर बॉब शोज टू द पुलिस ऑफिसर, राइट द लेटर फ्रॉम बॉब्स पर्सपेक्टिव, एक्सप्लेनिंग हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स बिहाइंड इट्स क्रिएशन। अब यहाँ पर जो लेटर है, यहाँ पर बॉब नहीं जिमी आना चाहिए, या इनके नाम एक्सचेंज होने चाहिए। एनालाइज द कंटेंट्स ऑफ द लेटर पुलिसमैन शोज टू बॉब, यानी पुलिस ऑफिसर ने जो बॉब को लेटर दिया था उसके कंटेंट्स को एनालाइज करना है जो जिमी ने दिया भेजा था बॉब के लिए। अब वो कह रहे हैं अगर वो बॉब उसका जवाब लिखता है, एक लेटर लिखता है, तो उसको आपने बॉब के पर्सपेक्टिव को अपने लेटर में लिखना है। तो इसका आंसर रीड करते हैं। द लेटर गिवन टू बॉब बाय जिमी वेल्स shows Jimmy's conflict. He followed his duty as police officer but still cared for his old friend. अब जिमी वेल्स ने जो लेटर लिखा था बॉब को, उसमें जिमी का कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आता है। उसने अपनी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी को पूरा किया, लेकिन वो अपने ओल्ड फ्रेंड की भी वो केयर करता था। He couldn't arrest Bob himself, so he sent another police officer and explained the truth through the letter. अब उसने दूसरे ऑफिसर को भेजा बॉब को गिरफ्तार करने के लिए, और जो भी सच बात थी वो लेटर लिख के अपने फ्रेंड को बताई। आगे हम देखते हैं कि बॉब अगर लेटर का जवाब लिखता जिमी को तो वो क्या होता। लेटर फ्रॉम बॉब्स पर्सपेक्टिव। डियर जिमी, योर लेटर शॉक्ड मी बट आई अंडरस्टैंड योर डिसीजन. I came to meet my old friend not knowing my past would catch up with me. I made wrong choices in life, but I never forgot our friendship. You did your duty and I respect you for that. I will face what comes next. योर ओल्ड फ्रेंड बॉब। बॉब ने क्या लिखा, मतलब बॉब क्या लिखता कि तुम्हारे लेटर से मुझे शॉक लगा है, लेकिन मैं तुम्हारा डिसीजन मैं समझता हूँ, तुमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। मैं तो यहाँ पर अपने पुराने दोस्त से मिलने आया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा पास्ट मुझे यहाँ पर भी नहीं छोड़ेगा। मैंने जीवन में गलत डिसीजन लिए, लेकिन मैं कभी भी अपनी दोस्ती को नहीं भूला। तुमने अपना कर्तव्य निभाया है, अपनी ड्यूटी पूरी की है, और उसके लिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। अब मेरे साथ जो भी होगा मैं उसको फेस करूंगा, उसका सामना करूंगा। तुम्हारा मित्र बॉब। तो ये एक आंसर है। इसे आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ और लगता है इसमें तो आप अपने हिसाब से भी आंसर चेंज कर सकते हैं। Last question. Do you like the character of Bob? Provide textual evidence for what makes the character likable or unlikable. तो क्या आपको बॉब का कैरेक्टर पसंद आया? टेक्स्ट से आपको एविडेंस देने हैं कि किन चीजों की वजह से आपको अगर पसंद आया तो क्यों आया, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया बॉब का कैरेक्टर। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपने चैप्टर कर लिया है। एक आंसर मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ आपको। सो बॉब का कैरेक्टर यहाँ पे की बात हो रही है। द कैरेक्टर बॉब कैन बी सीन बोथ एज लाइकेबल एंड अनलाइकेबल, यानी उसको आप लाइकेबल भी बता सकते हैं कि और अनलाइकेबल भी बता सकते हैं। लाइकेबल क्यों कहेंगे इसको? बिकॉज ही इज लॉयल टू हिज फ्रेंडशिप। Bob travels a long distance and waits in cold just to meet his old friend. This shows his commitment and trust. अब जो बॉब है लाइकेबल क्यों कह सकते हैं हम उसको? क्योंकि वो अपनी फ्रेंडशिप के लिए लॉयल है, ट्रूथफुल है। वो बहुत दूर से ट्रेवल करके आया है, और इतनी ठंड में केवल अपने मित्र से मिलने के लिए वेट कर रहा है। इससे हमें उसकी कमिटमेंट और ट्रस्ट का पता लगता है कि वो अपने फ्रेंड पे कितना भरोसा करता है और उसके लिए कितना कमिटेड है। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? ही ओपनली टॉक्स अबाउट बिकमिंग सक्सेसफुल इन वेस्ट, शोइंग कॉन्फिडेंस एंड ओपननेस। अब वो अपनी सक्सेस के बारे में, जो कुछ उसने वेस्ट में अचीव किया उसके बारे में बहुत ही ओपनली बात करता है, कुछ छुपाता नहीं है। इससे हमें उसकी कॉन्फिडेंस और ओपननेस का पता लगता है। अब बॉब का कैरेक्टर जो है वो अनलाइकेबल क्यों है, यानी कि उसको क्यों हमें पसंद नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसका एक ही रीजन है कि क्रिमिनल लाइफ स्टाइल है, उसका क्रिमिनल लाइफ स्टाइल है। यहाँ पर आया भी था, टेक्सचुअल एविडेंस शोज ही इज वांटेड इन शिकागो which proves he chooses crime. He values success over morals. He suggests he did anything needed to become rich
showing weak moral values। तो वो शिकागो में वो वांटेड क्रिमिनल है। इससे प्रूव होता है कि उसने क्राइम को चूज किया है। वो वैल्यूज से ज्यादा, मॉरल से ज्यादा सक्सेस को वैल्यू करता है। उसके हिसाब से रिच होने के लिए वो कुछ भी करेगा, कि अगर उसे रिच बनने के लिए वो कुछ भी करेगा। तो इससे हमें पता चलता है इसकी मॉरल वैल्यूज बहुत वीक हैं। तो कंक्लूजन यही है कि जो बॉब है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। हालांकि वो लॉयल है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो डिसऑनेस्ट और मॉरली रॉन्ग भी है, क्योंकि क्रिमिनल है तो ऑब्वियसली डिसऑनेस्ट और मॉरली रॉन्ग तो है ही। उसके अंदर एक जो क्वालिटीज है उनका एक मिक्सचर है, कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं, कुछ खराब। तो वो एक रियलिस्टिक सा पर्सन है। उसके अंदर प्योरली कुछ भी अच्छा या प्योरली कुछ भी खराब नहीं, मतलब ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल अच्छा है या बिल्कुल खराब है। कुछ चीजें उसके अंदर अच्छी हैं और कुछ खराब है। तो ये था कि इसका आंसर। आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर आप करना चाहें तो। अगर आपको ये सॉल्यूशंस की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी हम इसमें वही चैप्टर्स कवर कर रहे हैं एनआईओएस बोर्ड के, जो आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ये चैप्टर्स कवर होने के बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, जो आपके टीएमए वाले होते हैं, वो हम इसके बाद कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।